तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। ठीक है। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, निग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस कीजिए जो कि फ्री फॉल में है और एयर रेसिस्टेंस को हमें निग्लेक्ट करना है। अब फ्री फॉल होता क्या है? लेट से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसे फेंक दिया नीचे, फेंक मतलब आपने उसे रिलीज कर दिया एक हाइट से। जैसे ही आप उसे एक हाइट से रिलीज करते हो तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है। और वो नीचे क्यों गिरता है? वो नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ नीचे खींच रही है और इसीलिए वो नीचे जाने लगता है। और जिस असलरेशन के साथ वो नीचे जाता है उसे हम कहते हैं असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज नोन एज जी। जब हम ये एयर रेसिस्टेंस, जब वो नीचे जाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि वो नीचे तो जा रहा है बट एयर में आसपास ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसे रेसिस्ट करने की कोशिश करती है, उसे रोकने की कोशिश करती हैं। अगर हम उस एयर रेसिस्टेंस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, जो कि क्योंकि बहुत ही कम ही होता है, तो अगर होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और उसे हम जब नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ठीक है। तो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल में क्या हो रहा है, जैसे आप अपने आप को ही देख लो। अगर आप एक अगर कोई भी एक अ, ऊपर से छलांग लगाता है तो क्या होता है? वो नीचे चला जाता है, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो उसके ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन एक्ट होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट रहती है जब तक वो नीचे पहुंचता है। तो वो कांस्टेंट रहती है। तो इस केस को, फ्री फॉल को हम क्या कह सकते हैं? एक ऐसा मोशन जहाँ पे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो फ्री फॉल क्या है? एक केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म असलरेशन। और यहाँ पे आपकी असलरेशन कितनी है? इट इज़ माइनस जी। माइनस का साइन क्योंकि माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। और एवरीबडी नोज दैट जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम बॉडी को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो होता क्या है? जैसे हम बॉडी को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है और वो रेस्ट पे होता है। ठीक है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब आप ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और उसका पोजीशन भी ज़ीरो है, जो कि होगी क्योंकि अभी तक उसकी कोई मोशन नहीं है। ठीक है। तो इन्हीं दो चीज़ों को हमें यूज़ करना है और फिर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करी थी, विच इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो एंड इनिशियल पोजीशन इज ज़ीरो। आपको याद होगा ये हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस लास्ट क्लास में डिराइव की थी। ये है पहली, ये है दूसरी, ये है तीसरी। पहली क्या है? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो इसमें सिंपली आपको वी नॉट को जीरो पुट करना है और ए को -9.8 पुट करना है और आपके पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू -9.8 टी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। किस फैक्टर के साथ? 10। आप मान सकते हो इस 9.8 को 10। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये है पहली इक्वेशन। और अगर हम वी और टी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन में आपको इनिशियल पोजीशन जीरो रखनी है, आपको वी नॉट जीरो रखनी है और आपको ए की वैल्यू -9.8 सब्सटीट्यूट करनी है। तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -9.8 टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? आपको एक क्या मिल गया? टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। आपका डिस्टेंस जो है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, मतलब आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे आपने बॉल फेंकी तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा? वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है जिस डिस्टेंस के साथ वो नीचे जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जैसे हम एकदम से वो नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि वो डिस्टेंस इंक्रीज इंक्रीज होते होते वो नीचे चली जाती है। ठीक है। अब आती है दूसरी थर्ड इक्वेशन, विच इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। अब वी नॉट तो यहाँ पे ज़ीरो है ही, ए हमें पता है -9.8 और एक्स क्या है? वाई। क्योंकि वाई एक्सिस में आपका मोशन हो रहा है। ठीक है। तो आपने ये सब्सटीट्यूट किया तो वी स्क्वायर आपका आ गया -2 9.8 वाई। इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, जिस स्पीड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है उससे डबल, उससे स्क्वायर रेट से आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अब देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस विद टाइम के हम ग्राफ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, v इज इक्वल टू -9.8 t। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। हमने डिफरेंशिएट किया, आ गया -9.8, वो तो आना ही था। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। ठीक है, तो अगर हम इसके कर्व बनाएं ए और टी के बीच में तो हमें क्या मिलेगा? ये तो हमेशा ही 9.8 है, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इट मीन्स आवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई। दूसरा आता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी इज इक्वल टू -9.8 t। ठीक है, अगर हम 9.8 को 10 से अप्रॉक्सीमेट कर दे तो v इज इक्वल टू -10 t। तो सिंपल आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि t की वैल्यू जब 1 है तो v की वैल्यू है -10, t की वैल्यू जब 2 है तो v की वैल्यू है -20, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो v और t के बीच में नेगेटिव डायरेक्शन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आप बॉल का एग्जांपल लेते हो, धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी और बढ़ रही है। अब आते हैं डिस्टेंस और टाइम के वेरिएशन में। ये हमने निकाला था डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन, तो यहाँ पे वाई टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ये तो हमने देखा ही है। जैसे आप बॉल को फेंकते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है उसको नीचे पहुंचने में, बहुत जल्दी उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक, अगर आप इसको बनाते हो तो आप देखोगे टाइम के साथ एक पैराबोला आपको मिल जाएगा। पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर एकदम से बहुत इंक्रीज हो जाता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको पैराबोला मिल गया। अब हम आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टॉपिंग डिस्टेंस, पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि होता क्या है। जब आप एक व्हीकल स्पीड से मूव कर रहा है तो होता क्या है कि ड्राइवर उसके ऊपर ब्रेक लगाता है उसको स्टॉप करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ही उसने ब्रेक लगाई तो वो व्हीकल स्टॉप हो गया। उसको थोड़ा टाइम लगता है स्टॉप होने में। जब आपने ब्रेक लगाई और जब वो स्टॉप होगा उसके बीच में कोई टाइम होता है, और उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल या स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें? रोड सेफ्टी में। ठीक है, रोड सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और डेसेलरेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है, जो कि ब्रेकिंग से लगता है। ठीक है, आइए हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। बहुत ही सिंपल है, देखो इसको डिराइव करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। जब हम एक व्हीकल जो कि मूविंग है, हम उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। अब हमने थर्ड वाली काइनेमेटिक इक्वेशन ले ली, यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो पुट कर दिया, ये तो ज़ीरो ही हो गई। तो बची क्या? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -2ax। ये आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या आ गया आपका? वी नॉट स्क्वायर बाई 2a। मतलब आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? वी नॉट स्क्वायर के। तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वी नॉट स्क्वायर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर हम थोड़ा सा भी इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब बहुत ही स्पीड से कोई कार आ रही होती है और अगर वो ड्राइवर उस पर ब्रेक लगाता भी है तो उससे स्टॉप होने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और वो जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उतने टाइम में तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको लिमिट किया जाता है ताकि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ना हो और हम एक्सीडेंट करवाने से बच सके। इसीलिए रोड सेफ्टी में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सेटिंग स्पीड लिमिट्स। स्पीड लिमिट को सेट करने में इसको यूज़ किया जाता है। इसलिए वेलोसिटी सेट कर दी जाती है कि इतनी होनी चाहिए, आप इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करो। तभी हम कहते हैं कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपको डिस्टेंस लगेगा। आप एकदम से आपने अगर ब्रेक लगाए तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वो स्टॉप हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और उतने डिस्टेंस में, जितने डिस्टेंस में वो ट्रैवल करेगा स्टॉप होने से पहले, उतने डिस्टेंस में ही आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इन रोड सेफ्टी।